नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर में। आज दिनांक 19 जुलाई 2023 है। इसमें हम द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के और बाकी न्यूज़पेपर्स के करंट डिस्कस करेंगे और उसमें जो जो टॉपिक हमारे रिलेटेड होते हैं स्टैटिक पार्ट से, उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से रिलेटेड है। थोड़े दिन पहले एक डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का इंडिया में विजिट था। वहाँ पे कोई रीजनल ऑफिस का इनॉग्रेशन था, तो वहाँ पे यूपीआई को और वेरीफाई करना चाह रहे हैं ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ हमारे लिए यूपीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीआई है क्या? यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में हेल्प करता है, इंस्टेंटली फ़ंड ट्रांसफ़र करना और दो बैंक अकाउंट के बीच में। तो वो ये सारा हमें मोबाइल के थ्रू किया जा सकता है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो और कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन। मतलब डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड कंट्रोल किया जाता है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन। उसके कुछ फीचर डिस्कस करते हैं यूपीआई का। सबसे पहले इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र करता है और ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एनईएफटी से भी फास्टर चलता है और 24 घंटे अवेलेबल होता है, इंक्लूडिंग द पब्लिक हॉलीडेज। मतलब संडे वनडे आप किसी भी टाइम कराओ, हर टाइम ये ओपन रहता है। और हर एक बैंक का अपना एक यूनिक यूपीआई होता है जो डिफरेंट मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है और इसको आप मोबाइल ऐप से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। और ऑथेंटिफिकेशन 2 फैक्टर होता है। आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है या कोई मेल आता है तो 2 फैक्टर होता है। यहाँ पे एक वर्ड और था, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, जो 1874 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले ओल्डेस्ट कौन सा हुआ? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो 1865 में हुआ था। इसका जो काम है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, इसका काम ये है कि जो टेलीमेटिक्स और एक्सप्रेस मेल सर्विसेज हैं वर्ल्ड वाइड, उनको ध्यान में रखना। और कोई भी यूएन का मेंबर इसका मेंबर बन सकता है। इंडिया ने ज्वाइन किया था 1876 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बर्न, स्विट्ज़रलैंड में। तो ये इसके बारे में हमने बेसिक डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो आंध्र प्रदेश के रुद्रागिरी एक लोकेशन है, वहाँ पे पुरानी पेंटिंग मिली है। और कौन से पीरियड की? मेजोलिथिक। जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, इस टाइप में जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं और रॉक पेंटिंग है, बहुत अच्छी हैं। जैसे आपने भीमबेटका केव पेंटिंग के बारे में सुना होगा, मध्य प्रदेश में भोपाल में जो है, उसी तरह काफ़ी पुरानी पेंटिंग है। और उसके बाद में जो काकतीय डायनेस्टी थी, उन्होंने इसको और इनरीच किया है। वहाँ पे जब भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिसर्च किया गया तो उसमें पाया गया कि उन्होंने कलर्स को और अच्छा कर दिया। जो पहले वाली पेंटिंग थी, बट उनको डिस्टोर्ट नहीं किया। तो इसमें जो मेजोलिथिक एज है 5000 बीसीज में, उस टाइम जो लोग रॉक्स में रहते थे, शेल्टर में रहते थे, फुट हिल्स में, उसको पेंटिंग के रूप में वहाँ पे पोर्ट्रेट किया गया था। वहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल को, वहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। और एक्सेप्शनल मूरल पेंटिंग्स का एक बहुत बड़ा एग्जांपल। मूरल पेंटिंग क्या होती है? मूरल पेंटिंग जो हमारी वॉल पेंटिंग होती है उसी बोलते हैं मूरल पेंटिंग। और इसमें जो कलर्स और पिगमेंट यूज़ किए गए हैं, जो नेचुरल कलर्स हैं, वहाँ पे जो पुराने टाइम पे किसी भी टाइप के पेड़ पत्तों से उनसे जो कलर निकलता था, उसी को यूज़ किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो रामायणा की एपिक है, उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शाया गया, जिसमें सुग्रीव और बाली की लड़ाई हुई थी। आपने अभी थोड़े दिन पहले मूवी में भी देखा होगा, आदि पुरुष मूवी जो भी रिलीज़ हुई है। तो उसी तरह जो इन दोनों की लड़ाई होती है, और साथ में हनुमान को पोर्ट्रे किया है, जो संजीवनी हिल्स को कब उठा के लाए थे हनुमान जी? जब रामायण में लक्ष्मण घायल हो गया था उसको बचाने के लिए, तो उसको भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया। और हनुमान को एक अंजलि के रूप में भी, अंजलि पुत्र बोलते हैं ना हनुमान को, तो उसमें ही पोर्ट्रेट किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पुराना जो हमारा एंसेंट से भी यहाँ पे लिंक हो सकती है। इसी के साथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है काकतीय किंगडम, क्योंकि काकतीय किंगडम का यहाँ पे मेंशन है ना। तो काकतीय डायनेस्टी 12th सेंचुरी की डायनेस्टी, जो कि वरंगल और तेलंगाना जो आज के दिन बोला जाता है, वहाँ पे फाउंडेड की थी। ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी वाटर एक्टिविटी, टैंक्स के लिए, इरिगेशन एक्टिविटी के लिए, पॉन्ड्स के लिए, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उसी को ध्यान में रखते हुए अभी काकतीय मिशन काकतीय लॉन्च किया तेलंगाना गवर्नमेंट ने, ताकि वहाँ के जो वाटर सोर्सेज हैं उनको रिजुविनेट किया जाए और फिर से वो किया जाए। काकतीय किंगडम में हिंदू टेम्पल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे गणपति देवा, रुद्रमा देवी, ये काफ़ी फेमस वहाँ के किंग और क्वीन थे। उन्होंने 1000 पिलर टेम्पल बनाया, रुद्रेश्वरा टेम्पल बनाया, रामप्पा टेम्पल,
आपने काफ़ी सुना होगा रामप्पा टेम्पल, जो कि जिसको अपने आप में बोला जाता है कि धरती पे एक गैलेक्सी ऑफ द स्टार्स है। ये स्टार शेप के टेम्पल बहुत ज़्यादा बनाते थे। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में, वो भी काकटिया डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। तो और जो रुद्रेश्वर टेम्पल है वो डेडिकेटेड टू है विष्णु, शिव और सूर्य। तो काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट भी हमने इसके साथ में कवर किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल G20 का जो अभी इंडिया प्रेसिडेंसी है, जिसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर और वसुधैव कुटुंबकम। तो इसके मल्टीपल लोकेशंस पे समिट चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो होगा प्रगति मैदान दिल्ली में है। वहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर ने पहले दिल्ली पुलिस को डिप्लॉयमेंट के लिए किया था, बट सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए उसके साथ में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CISF को भी डिप्लॉयमेंट की बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए CISF इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 2023 की प्री में UPSC ने होम गार्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो कोई भी एजेंसी होती है गवर्नमेंट की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। CISF है क्या? ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में और कौन कौन सी आती हैं? BSF आती है, जो कि बॉर्डर गार्ड करती है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उसके बाद SSB आती है, सशस्त्र सीमा बल, जो नेपाल और भूटान को गार्ड करती है। उसके बाद कौन सी आ गई? CRPF, जो इंटरनल सिक्योरिटी को टेक केयर करती है। नेक्स्ट आती है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर हाईजैक के लिए एक्सपर्ट है। नेक्स्ट आती है असम राइफल। असम राइफल कहाँ के लिए फेमस है? ये म्यांमार बॉर्डर को सिक्योर करती है। इसको सेंटिल ऑफ हिल पीपल भी बोलते हैं, मतलब हिल पीपल की सेवियर या वहाँ पे रहने वाले लोग। तो ये हमने बाकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में भी पैरेलल डिस्कस किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है और बाकी CAPF भी MHA के अंडर में आती हैं। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1969 में अंडर द CISF एक्ट 1968। उस बाद में उसकी जुरिडिक्शन और रोल को बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया। इसका बेसिक पर्पज़ क्या है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, एयरपोर्ट है, मेट्रो है, और जो भी जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि इसका डिप्लॉयमेंट ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। इसकी एक सेपरेट फायरिंग टीम भी है, जैसे स्पेशलाइज जहाँ भी अगर फायर इमरजेंसी होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स रहता है। और ये लार्जेस्ट सिक्योरिटी फोर्स है वर्ल्ड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है CISF के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्रिप्टो करेंसीज पे है। रिसेंट की जो मीटिंग्स हो रही हैं, हमारे RBI गवर्नर ने कहा कि जो इंथुजियाज्म था वर्ल्ड के कंट्री का कि क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया जाए, G20 के समिट में काफ़ी कंट्रीज़ ने कंसर्स दिखाए हैं कि इसमें अनोनिमिटी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, कंट्री की करेंसी डीवैल्यू हो सकती है और फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए जा सकते हैं। तो हम क्रिप्टो करेंसी के बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी है क्या? ये एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफिक मेथड यूज करती है सिक्योरिटी, मतलब उनको इनकोड और डीकोड करना काफ़ी मुश्किल होता है। डिफरेंट टाइप के क्रिप्टोग्राफिक मेथड यूज किए जाते हैं। और लेकिन ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। एक होती है सेंट्रलाइज करेंसी, सेकंड होती है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज करेंसी जो कि कंट्री के बैंक्स के द्वारा कंट्रोल होती है, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक RBI है, उसके द्वारा जो कंट्रोल होगी वो सेंट्रलाइज करेंसी। डिसेंट्रलाइज मतलब इंडिविजुअल ही उसको रन करते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा जाता है कि जो भी ब्लॉकचेन और नोट्स के द्वारा हो जाता है उसी में लोग उसको ऐड करते रहते हैं। इसकी वैल्यू एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कम भी हो जाती है, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं है, न किसी इंस्टीट्यूशन के। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, लिटेनियम है। काफ़ी कंट्रीज़ ने इनको अपनी करेंसी भी बनाया है। और जो ट्रांजैक्शन होंगे वो एक पब्लिक डिजिटल लेजर ब्लॉकचेन, इसके ब्लॉक्स बेसिकली ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें ब्लॉक्स में ही इसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स बनते रहते हैं और उसी के नाम से इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। और ये कैसे मेंटेन होते हैं? कुछ नेटवर्क ऑफ दी कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की इस्तेमाल होता है और उसी से इसके ट्रांजैक्शन वेरीफाइड होते हैं और ये ब्लॉकचेन से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया। 2023 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन आया था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट ऑफ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और द स्विफ्ट सिस्टम। जो डिजिटल करेंसी है, जैसे अभी इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि डिजिटल करेंसी के द्वारा पेमेंट की जा सकती है स्विफ्ट सिस्टम और US डॉलर के बिना। स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है? मैसेजिंग सिस्टम होता है, जो सिर्फ मैसेज पास करता है जब भी अक्रॉस द कंट्री हमें कोई पेमेंट करनी पड़ती है। सेकंड स्टेटमेंट है डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद कंडीशन प्रोग्राम इनटू इट सच ए टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। ये चाइना ने रिसेंटली किया था कंडीशन
कि जो डिजिटल करेंसी है चाइना की, कि उसको इतने साल तक यूज़ किया जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती हैं, इसलिए हमने क्रिप्टो करेंसी पर डिस्कस किया कि क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल क्वेश्चन इनके ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ जो डेली आ रही है कि जो कूनो में टाइगर को चीता को री इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है, जिसमें हम अफ्रीकन चीता लेके आ रहे हैं। उनमें जो कॉलर यहाँ पे कैमराज लगे हैं उनके कारण इनकी नेक पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसी के ऊपर डिस्कस किया जिनके कारण इनकी डेथ हो रही है, और उस पर रिसर्च था। तो चीता के बेसिक वैसे कल हमने डिस्कस किया था, फिर से रिवाइज कर देते हैं। एक होता है एशियाटिक चीता जो कि सिर्फ ईरान में पाया जाता है, बाकी कंट्रीज़ में एक्सटिंक्ट हो गए, और इंडिया में चीता 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे, और इसका IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एक होता है अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन चीता अफ्रीका में पाए जाते हैं और ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, जिसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। अफ्रीकन चीता इंडियन एशियाटिक चीता के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े होते हैं। इसको जो इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का कि चीता को इंट्रोड्यूस और री इंट्रोड्यूस किया जाए कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें 50 चीताज को इंट्रोड्यूस करने का प्लान है, कि क्योंकि हमारे कंट्री में सारे बिग कैट्स हैं एक्सेप्ट चीता, तो चीता होने के बाद सारे बिग कैट्स हो जाएंगे इंडिया में। तो ये थी न्यूज़ इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ NIA से रिलेटेड। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कुछ पोल्ट्री फार्म जिनके ऊपर सस्पेक्टेड था, जो IS एक टेरर ग्रुप है, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ थी, उनको यूपा के अंडर में अरेस्ट किया था। यूपा का है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो यहाँ पे दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे NIA और यूपा के बारे में। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक पोर्टल किया, जो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने, कि जो सहारा स्कैम में जो लोग स्मॉल इन्वेस्टर थे उनको नुकसान हुआ था, उनके लिए पोर्टल है ताकि उनको कंपनसेशन दिया जाए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। NIA हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 2008 में कॉन्स्टिट्यूट किया था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जब 26/11 अटैक हुआ था मुंबई में, उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया था टेरर अटैक से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनको डील करने के लिए, इसलिए इसको सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बोला जाता है। जितने भी ऑफेंस रिलेटेड होते हैं कंट्री की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी से रिलेटेड, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, अगेन द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, कोई स्मगलिंग होगी आर्म्स की, ड्रग्स की, इंडियन की फेक करेंसीज रिलेटेड है, क्रॉस द बॉर्डर, और जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं इससे रिलेटेड हैं, UN के रेजोल्यूशन जैसे 1267 इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर करने से रिलेटेड है UN का रेजोल्यूशन, तो वहाँ पे भी NIA रिप्रेजेंट करेगी। और NIA को कोई स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, जब भी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की डायरेक्शन और रिटर्न परमिशन के ऊपर ही काम कर सकती है। यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में बात करते हैं। ये इनिशियली 1967 में लाया गया था, बट 2019 में गवर्नमेंट ने कुछ इसमें चेंजेस किए थे। पहले क्या था, इंडिविजुअल को ही टेररिस्ट डेजिग्नेट किया, पहले ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाता था, लेकिन 2019 में किया कि नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, अब इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाएगा। अगर कोई पार्टिसिपेट करता है किसी एक्ट ऑफ टेररिज्म में, टेररिस्ट की हेल्प करता है, उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है, या जो भी मतलब टेरर रिलेटेड चीज़ों में अगर साथ देता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें उनको प्रॉपर्टी सीज करने का भी अधिकार है। पहले क्या होता था कि स्टेट के जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन NIA एक्ट में ये अमेंडमेंट किया गया कि उसके बाद में NIA के जो DG होते हैं उनकी परमिशन की ज़रूरत है, न कि स्टेट के उनकी परमिशन की ज़रूरत है। और इससे पहले क्या था, जो DCP और ACP रैंक थे वो इन्वेस्टिगेशन करते थे, बट अमेंडमेंट के बाद में जो इंस्पेक्टर और उससे अबव रैंक भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये था हमारा NIA और यूपा के बारे में डिस्कशन। चलते हैं नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी इंडिया और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कुछ ट्रेड को बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट साइन किए। इसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दो चीज़ों फोकस कर रहा है कि सबसे पहले हमारी जो करेंसी है रुपी और यहाँ की जो दिरहम, ये दोनों करेंसीज़ को हम एक दूसरे कंट्री में रन करने का MOU हमने साइन किया। तो सबसे पहले कैसे होगा लोकल करेंसी सेटलमेंट, एक साइन किया है MOU लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, ताकि हम रुपी और दिरहम जो कि लोकल करेंसी दोनों कंट्री को उसको यूज़ करें ट्रांजैक्शन में, स्पेशली हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्टर को कोई दिक्कत ना हो। तो उसी में ये होगा कि हमारे जो इससे फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट डेवलप हो जाएगी, हमें किसी थर्ड इंटरमीडिएट करेंसी की ज़रूरत नहीं होगी, और हम इंटरनेशनल रुपी भी कर सकेंगे, और हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेकंड, इसी में MOU साइन हुआ था रिलेटेड टू लिंकेज ऑफ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। होता क्या है कि इंडिया के
डायस्पोरा बहुत ज़्यादा रहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, स्पेशली यूएई में। तो काफ़ी लोग जो कि लो वेजेस अर्नर होते हैं, उनको अगर इस टाइप का यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो कई बार उनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है। उस कॉस्ट को कम करने के लिए और स्मूथ फंक्शनिंग, एक दूसरे को फंड ट्रांसफ़र करने के लिए आसान हो जाएगा। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोनों कंट्री में ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो कि इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट आइटम यूएई में क्या क्या है, मिनरल फ्यूल्स हैं, मिनरल ऑयल्स हैं, उसके बाद पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन, और हम वहाँ से क्या क्या लाते हैं जिसमें कि क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है। और हमारा ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, $85 बिलियन 2022 का है, और यूएई हमारा थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है। तो ये वाले जो भी हमने साइन किया रुपये और दिरहम का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए और बाकी कंट्रीज़ के साथ में हमारी अच्छी रेपुटेशन के लिए। जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बताया था कि मोर देन $100 बिलियन हमारे रेमिटेंस से जाते हैं, जिसमें से नियर बाई 28% तो हमारा इन्हीं कंट्रीज जाता है, गल्फ़ कोऑपरेशन जो गल्फ़ कंट्रीज हैं इनके यहाँ से। और उससे क्या होगा कि इंडिया ने नॉट ओनली इनके साथ में बट काफ़ी कंट्री जैसे सिंगापुर के साथ में भी सिमिलर यूपीआई वाला साइन किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ओमान, सऊदी अरबिया, इनके साथ भी किया हुआ, जिसके कारण ऑटोमेटिक ट्रेड हमारा बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा डिस्कशन था करंट अफेयर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।